जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम इसके पहले टॉपिक जो था इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूं को पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम इसके दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों ज़रूरी है। टॉपिक खासा लंबा है, हो सकता है ये एक एपिसोड में कवर ना हो सके क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर ने की है और साथ ही फुटनोट्स में राजकिशोर जी ने उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, जिसके ज़रिए हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के एक खास एग्जाम्पल को अपने भाषण में कोट करने का मकसद क्या था। तो उन फुटनोट्स को पढ़ने की वजह से एपिसोड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप लोगों से मैं पेशेंस की उम्मीद करूंगी इसमें। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हूल जोहार। तो हमेशा की तरह अपना वॉइस मॉड्यूल में थोड़ा चेंजेस करूंगी जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को आप अच्छे से समझ सकें और कब मैं फुटनोट्स बोल रही हूं ये डिफरेंशिएट कर सकें। राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों ज़रूरी है। 2.1 भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण विद इन ब्रैकेट कम से कम भारत में की तरह है, अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग राजनीतिक सुधारकों का है और दूसरा समाजवादियों का। तो अपने हर पुस्तक पाठन में मैं इस बात को समझाती चलती हूँ, जो भी पॉलिटिकल लेवल की पढ़ती हूँ, कि उस समय समाजवादियों का मतलब कम्युनिस्ट लोगों से था। तो इसे आप उसी टर्मिनोलॉजी के साथ समझिएगा। 2.1 एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्यकुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्यकुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक खास शब्दावली का इस्तेमाल किया है जो है सामाजिक कार्यकुशलता। तो आखिर उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल क्यों किया है, फुटनोट में मेंशन किया गया है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के साथ, जिसे मैं जस का तस पढ़ूंगी। अंबेडकर ने शब्दावली जॉन डेवी 1859 से 1952 से ली थी। जॉन डेवी व्यवहारिक दार्शनिक, क्रांतिकारी लोकतांत्रिक और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। जॉन डेवी ने अंबेडकर को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। डेवी ने लगभग 40 किताबें लिखी। उन्होंने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में सहयोग किया। तो ये बेवजह नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो जॉन डेवी से इतने ज़्यादा प्रभावित थे। और उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं। सामाजिक दक्षता एक शब्द है जिसकी शुरुआत 1884 में हुई, जब इस शब्दावली को ब्रिटिश समाजशास्त्री बेंजामिन किट, जो अपनी कृति सोशल इवोल्यूशन 1884 के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल एक सामाजिक डार्विनवादी सिद्धांत के अर्थों में किया था। लेकिन डेवी और अन्य लोग इस शब्दावली को संकुचित अर्थ और उपयोगवादिता दृष्टिकोण से बाहर निकालना चाहते थे और उनमें मानवतावादी मूल्य भरना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में यह शब्द 1920 के दशक में व्यापक तौर पर प्रचलन में आया। जॉन डेवी और अंबेडकर के लिए सामाजिक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति विशेष इस बात में सक्षम हो कि वह विद इन ब्रैकेट स्त्री या पुरुष अपनी काबिलियत का चुनाव करे और उसका पूर्णतः विकास कर सके और इस प्रकार सचेत तरीके से सामाजिक क्रियाकलापों में अपना योगदान दे। एक ऐसी व्यवस्था जो एक व्यक्ति के पेशे, उसकी जाति या वर्ग के आधार पर पहले से ही तय कर दे, ऐसी परिस्थिति सृजित नहीं कही जा सकती। जहाँ तक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, उसका नतीजा सामाजिक अक्षमता होती है। अपने उद्भव के आधार पर यह शब्द 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षमता के आधार पर पुनर्संगठित करने के प्रयासों का हिस्सा था। तो मतलब आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकुशलता से मतलब था कि इंसान के अंदर जो भी काबिलियत है उसको बाहर लेकर आया जा सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि जो एक व्यक्ति जूता बनाता है तो उसका बेटा भी जूता ही बनाएगा।
यदि उसमें टॉपर बनने की काबिलियत है तो उसकी उस काबिलियत को पॉलिश करके उसे बाहर लाया जाए, ये इस शब्द का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस विद इन ब्रैकेट समाज सुधार सम्मेलन की भी नींव रखी गई। तो यहाँ पर दो चीज़ों का उन्होंने किया है, नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कांग्रेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि 1885 में इसकी स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885 को। और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो ज़रूर सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दनिशा वाचा शामिल थे। अपने गठन की शुरुआती समय में कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता से कुछ सुधारों की मांग करने तक सीमित थी और उसका दायरा उच्च जातियों और अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। धीरे धीरे कांग्रेस का व्यापक जनता के बीच में प्रभाव बढ़ता गया। 1920 के बाद कांग्रेस पर पूरी तरीके से मनमोहन दास करमचंद गांधी का नेतृत्व स्थापित हो गया। 1930 आते आते कांग्रेस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के स्वराज की मांग करने लगी। तो 1930 का वो काल था जब भगत सिंह जो है वो अपने राजनीतिक दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख कर रहे थे। कोर्ट सेशन के दौरान जो हमने उनके कोर्ट सेशन वाले आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और कांग्रेस के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ने के लिए। जबकि कांग्रेस जो थी वो सिर्फ कुछ और जो है पर्क्स चाहती थी सरकार से, जबकि भगत सिंह जो थे वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। स्वराज की मांग करने लगी। कांग्रेस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से भारत की स्वतंत्रता की मांग की अगुवाई करने वाली प्रमुख पार्टी बन गई। अंबेडकर का मानना था कि कांग्रेस मूलतः उच्च जातीय हिंदुओं के हितों को केंद्र में रखने वाली पार्टी है। तो इस बात की सबसे पहले व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी कि ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण है, सामाजिक उत्थान इसमें बिल्कुल भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जहां कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी, वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी हुई थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही साझा कर्म के दो डैनों की तरह काम करते रहे और उनका वार्षिक अधिवेशन एक ही पांडाल में होता रहा। 2.3 लेकिन जल्द ही दोनों डैनों ने दो पार्टियों का रूप ले लिया, एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी, और दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गईं। विवाद का विषय यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले होना चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी एक पक्ष की जीत नहीं हुई। तो आगे जो ब्यौरा डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि किसी भी तरह के सामाजिक उत्थान की भावना जो है वो कांग्रेस में नहीं थी। कांग्रेस जो है वो सामाजिक उत्थान नहीं चाहती थी। यहाँ तक के उनके अपने जात बंधु भी यदि इस काम को हल्का फुल्का भी उत्थान की बात करें तो उन्हें उससे भी सख्त परहेज था और अपने ही लोगों को डराने धमकाने से वो बाज नहीं आए। इसका पूरा ब्यौरा अब आगे भाषण में है, उसे ध्यान से सुनिएगा। 2.4 लेकिन ये साफ दिखाई पड़ने लगा कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही है। सोशल कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हैं, और कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती थी तथा जो नहीं आए वे कांग्रेस से जिनका लगाव था उनकी संख्या और भी ज्यादा होती थी, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। तो जो लोग सामाजिक सुधार चाहते थे उनकी संख्या बहुत कम थी। और यहाँ पर एक सरकाज़्म भी डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत जनता उमड़ती थी और उच्च जाति की ऑफ कोर्स, और जो लोग नहीं भी आ पाते थे वो भी कांग्रेस को समर्थन करते थे, और ये वही लोग होंगे जिन्हें हरिजन कहा जाता रहा होगा।
तो ये सरकाज़्म था, इसको भी समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट 2.5, सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रति इस उदासीनता उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या के क्षीण होते जाने का अगला कदम था। राजनेताओं का विरोधी भाव जो छिपा नहीं रहता था, जिस उदारता से कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वह स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गई और परस्पर शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गई कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपने पंडाल अलग बनाना चाहा, तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। इस तरह थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष करने वाली पार्टी विजय हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मृति का शिकार हो गई। तो बहुत सारे लोग हम लोग कांग्रेस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था इसके बारे में अब तो शायद किसी को नॉलेज नहीं है, या बहुत कम लोग इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो फुट नोट्स में दी गई हैं, उसे मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहले तो स्वर्गीय श्री तिलक के बारे में उन्होंने लिखा है, और सोशल कॉन्फ्रेंस क्या था, ये किस तरह का समाज सुधार सम्मेलन था, ये भी जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 ने 1887 में की थी। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष बाद हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य कांग्रेस के सामाजिक पहलू को आगे बढ़ाना था। इसने मुख्य रूप से महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और देश हरियाणा पत्रिका जब मैंने पढ़ी थी, उसमें जो भाषण थे ज्योतिबा फूले के पत्र, उसमें एक पत्र खास था जो उन्होंने गोविंद रानाडे को लिखा था। बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं ने सोशल कॉन्फ्रेंस के अनुयायियों के साधारण सुधारों के प्रस्ताव का भी सख्त विरोध किया। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि अपने ही लोगों का उन्होंने विरोध किया कांग्रेस ने। और उस वक्त कांग्रेस में सभी तरह की फोर्सेस शामिल थी, चाहे वे कम्युनल फोर्स हों, चाहे वे सामाजिक फोर्स हों, चाहे वे कम्युनिस्ट फोर्स हों, हर तरह की फोर्स उसमें शामिल थी। कांग्रेस हर एक का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस वक्त। और तिलक के बारे में क्या लिखा है, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक 1865 से 1920 एक चित्तपावन ब्राह्मण और एक सामाजिक रूढ़िवादी थे जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद को एक खास तरह के अति दक्षिणपंथी रंग में रंगना चाहते थे। तिलक महिलाओं और गैर ब्राह्मणों की शिक्षा तक को राष्ट्रीयता की क्षति के रूप में देखते थे और उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित स्कूलों को लगातार विरोध करते थे। ये काम वे उस समय से कर रहे थे जब उनके समकालीन ज्योतिबा फूले ने न केवल ब्राह्मणवाद पर चौतरफा हमला बोल रखा था, अपितु स्त्रियों और शूद्रों तथा अति शूद्रों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना भी कर रहे थे। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री को शिक्षित किया और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की जिसमें अस्पृश्यों का भी प्रवेश होता था। तो ये एक खास वजह थी कांग्रेस की समाज सुधार ना होने देने के पीछे, कि यदि समाज सुधार होने लगेगा तो स्त्रियां पढ़ने लगेंगी। और स्त्रियों में सिर्फ ये नहीं है कि अछूतों की स्त्रियों से परहेज था, इन्हें तो अपने घर की स्त्रियों से भी पढ़ने लिखने से परहेज था। तो इसलिए हल्के फुल्के सुधारों का भी जमकर विरोध किया गया और इतना विरोध किया गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और दूसरी एक और चीज़ फुटनोट में दी हुई है कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपना पंडाल अलग बनाना चाहा तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। सोशल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रूढ़िवादी शक्तियों के बीच तीखा संघर्ष चलता रहा है। महाराष्ट्र में तिलक ने गणपति और शिवाजी त्योहारों के माध्यम से हिंदू प्रतीकों का राजनीतिक संदेश देने के लिए सशक्त इस्तेमाल किया। तो प्रतीक किस तरीके से, जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, वो एक खासा महत्व रखते हैं। 1895 में जब कांग्रेस का सम्मेलन पुणे में हुआ तो तिलक के सामाजिक सुधार विरोधी सहयोगियों ने उपद्रव करके सोशल कॉन्फ्रेंस को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कांग्रेस के स्थल को अपना सम्मेलन के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। कि मतलब इतना उन्हें गुस्सा आया सोशल कॉन्फ्रेंस को लेकर कि उन्हें
पंडाल तक लगाने नहीं देते थे उस जगह पर जहां कांग्रेस का लगना हो या अपनी जमीन पर। नेक्स्ट पॉइंट 2.6, 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री WC बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिए जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है और कांग्रेस के ठेठ नजरिए का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता है कि मैं उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टता करता हूं। तो यहां पर दिया हुआ है कि श्री WC बनर्जी कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था और कौन थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के रूप में वे भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर काम किया करते थे और मतलब दोनों हाथ में लड्डू लेकर घुमा करते थे। और सेवानिवृत्त होने के बाद वे इंग्लैंड के क्रॉयडन में बस गए। इंग्लैंड में अध्ययन करने के दौरान वे एक पत्र में अपने चाचा को लिखते हैं कि मैं जाति के संबंध में हर प्रकार के विचारों को खारिज करता हूं। मैं अपने देश के लोगों के सभी गर्हित व्यवहारों से घृणा करने लगा हूं और मैं इस पत्र पूरी तरीके से त्वरित व्यक्ति की तरह लिख रहा हूं। क्योंकि उन्होंने समुद्र पार करके अपनी जाति खो दी थी, उस वक्त समुद्र पार जाना अपनी जाति खो देना माना जाता था। इसके चलते बनर्जी अपने परिवारों द्वारा जाति बहिष्कृत व्यक्ति की तरह देखे जाते थे। जाति में शामिल होने के लिए प्रायश्चित करने से इनकार करके उन्होंने अपना पृथक आवास बनाया और हिंदू रीति रिवाजों को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को पर्दे से मुक्त किया, उनके खाने के लिए बीफ बनाया, अंग्रेजी कपड़े पहने और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट द एनेक्डोट क्रिटिकल एडिशन विद इन ब्रैकेट संपादक S आनंद से अनुवादित। तो कौन सा रेफरेंस कहाँ से उठाया है फुटनोट में ये भी मेंशन किया गया है। इन रेफरेंसेस के बगैर इस भाषण को पूरी तरीके से जज्ब करना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाएगा। और रेफरेंसेस से मैं समझती हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूजन भी आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप एपिसोड यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। श्री बनर्जी कहते हैं, कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। क्या हम विद इन ब्रैकेट राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। श्रोताओं द्वारा हर्ष ध्वनि, मतलब ये सब बातों को सुन के श्रोता जो है ताली पीटा करते थे कि किसी भी तरह के सुधार के ये लोग खिलाफ थे बिल्कुल। हालांकि अपना उत्थान करने में ये लोग सबसे आगे थे। खुद जाके इंग्लैंड में बस गए और खुद अपने मन मुताबिक अपनी बीवी को इंग्लैंड सोसाइटी के हिसाब से ढाल दिया। लेकिन भारत में वो किस तरह के विचारों को चाहते थे, किस तरह के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने दिया हुआ है। 2.7 मैंने राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग बहुत थे जो ये देखकर खुश थे कि जीत कांग्रेस की हुई, लेकिन सामाजिक सुधार में जितना विश्वास है वे प्रश्न कर सकते हैं। श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया है क्या वे अंतिम है? क्या वे साबित करता है कि जिसकी जीत हुई है उसका पक्ष सही था? क्या ये तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित कर देता है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं है? यदि मैं मामले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो इससे मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्य उस सुलूक से ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी कुछ श्री बनर्जी ने बोला उसके अपोजिट अब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं कहेंगे और अपनी बात को साबित करने के लिए वे ऐसे एग्जाम्पल्स को सामने रखेंगे जिनकी तरफ कोई नज़र भी डालना नहीं चाहता कि राजनीतिक उत्थान से पहले सामाजिक उत्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.8 मराठों के देश में पेशवाओं के शासनकाल में अछूत को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो। तो फुटनोट में दिया हुआ है कि
पेशवाओं का शासनकाल दरअसल था क्या? शुरुआती समय में पेशवा शिवाजी के अधीन मंत्री थे और शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवा सैन्य नौकरशाह अभिजात्य में तब्दील हो गए। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण थे। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि संतों की ना कोई जाति नहीं होती है। हम उनके बारे में जब हम बात करते हैं संत पीर फकीरों के बारे में तो हम उनकी जात के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इंटेंशनली मेंशन किया था कि ब्राह्मण संत रामदास कि यदि ये लोग संत भी बन जाएंगे ब्राह्मण तो भी ये अपने वर्ग के बारे में ही सोचेंगे, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो वो भी आप सुनिएगा पिछले एपिसोड में। पेशवाई राज्य अपने आप में इस बात का अनोखा उदाहरण है जहां पारलौकिक और लौकिक दोनों शक्तियां ब्राह्मणों में निहित थीं। 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के 30,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना कैप्टन F.F. स्टाउनसन के नेतृत्व में 500 सदस्यों वाली अछूत महारों की रेजिमेंट से पराजित हो गई थी। इसे कोरेगांव के युद्ध के रूप में जाना जाता है जो भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था। यह जगह पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो फुटनोट में इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि पेशवा का शासनकाल क्या था और डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से अछूतों के साथ अमानवीय इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था पेशवाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाएं। उनके लिए आदेश था कि वे जिस एक चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे रहे ताकि कोई हिंदू गलती से उससे छू जाने पर अपवित्र ना हो जाए। और आजकल ब्लैक बैंड हाथ पैरों में बांधना फैशन बन गया है और एक समय में ये अछूत बने की निशानी था। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए यह आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी उस झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र ना हो जाए। तो ये सब बातें तो हम जानते हैं। गले में हांडी लटकाना और कमर में पीछे की साइड झाड़ू बांधना, उसका क्या मतलब था। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, डॉक्टर अंबेडकर ये लिख रहे हैं। पूना में अछूत के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांधकर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र ना हो जाए। 2.9 मैं कुछ हाल की घटनाओं को लेता हूं। बलाई जाति जो मध्य भारत की एक अस्पृश्य जाति है कि लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इनकी एक रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। तो यहाँ पर साथ साथ में रेफरेंस भी देते हुए चल रहे हैं। तो ये भाषण अपने आप में इतना मुकम्मल है कि इसमें आई बातों को रेफरेंसेस को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारे रेफरेंसेस डॉक्टर अंबेडकर साथ साथ देते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी राजकिशोर जी ने उनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पर पेश करके इस भाषण को और ज़्यादा पढ़ने के लिए उम्दा बना दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि विद इन ब्रैकेट इंदौर राज्य के इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कालोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौलिया, हफ्सी, बिचौली मर्दाना तथा 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव में बलाइयों से कहा है कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। पहला, बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने की लेस लगी हो। दूसरा, वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। तीसरा, अगर किसी हिंदू के घर मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, वे रिश्तेदार चाहे जितनी भी दूर क्यों ना रहता हो। चौथा, हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे यानी कि बेगार काटेंगे। पांचवा, बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेंगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेंगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं
तो भी आपको मन मार के ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक संपन्नता को देखकर सवर्णों को दुख पहुंचता है। छठा, बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की जचकी विद इन ब्रैकेट प्रसव के समय मौजूद रहेंगी। बलाई मेहनताने के मांग किए बिना सेवाएं प्रदान करेंगे और हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो कुछ देंगे उसे वे स्वीकार करेंगे। आठवां, जिन बलाइयों को ये नियम मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। तो ये है हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा। तो अब हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले एक बार फिर विचार कर ले। तो यहाँ पर एक चीज़ दी है, जो हिंदू महिलाओं की जचकी वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे नीचे एलैबोरेट किया गया है। भारत के बड़े हिस्से में दलित महिलाएं दाइयां यानी कि मिडवाइफ का काम करती रही हैं और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे उच्च जातियों के घरों में बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया में सहयोग करें, वो भी बिना किसी मेहनताने की उम्मीद के। 2.10, बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी लेने पर रोक लगा दी गई और उन्हें अपने मवेशी चराने के लिए ले जाने पर रास्ता रोक दिया गया। बलाई उस जमीन से नहीं गुजर सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी बलाई का खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत हैं तो वह अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेतों में चराने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ दरबार विद इन ब्रैकेट इंदौर के दरबार में याचिकाएं भेजी, लेकिन क्योंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली और उन पर अत्याचार जारी रहा, इसलिए सैकड़ों बलाइयों को अपनी स्त्री बच्चों समेत उन गांवों को छोड़कर जाना पड़ा जहां उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे। उन्हें धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांव में चले जाना पड़ा। इन नई जगहों पर उनके साथ जो कुछ बीता उसे वर्तमान में हमारे विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। मतलब जो कुछ भी उनके साथ बीता वो बहुत दुखदाई था, क्योंकि दूसरे गांव में भी तो सवर्णों ने उनके साथ वही व्यवहार करना था जो अपने गांव में हो रहा था। और दूसरी बात यह कि और ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा होगा, क्योंकि जिस गांव को छोड़कर आए होंगे वहाँ के सवर्णों ने इतनी तो इत्तला कर दी होगी कि ये हमारे गाँव से भाग कर आए हैं और इनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करना है, ये बागी हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई सोशल रिफॉर्म ना हो सके। तो सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए हमेशा डराते रहे हैं। क्यों? कुएं ठाकुर का, ये आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता बहुत अप्रोप्रिएट रहेगी यहाँ पर, ठाकुर का कुआं। उसे आप नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी। 2.11, गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना अभी पिछले साल की है। तो 1936 में 1936 में अगर ये भाषण लिखा गया था तो घटना हुई 1935 की। और कविथा गांव की घटना का फुटनोट में बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया हुआ है, जिसे मैं ज़रूर पढ़ूंगी ताकि आपको समझ में आए। पहले ये घटना पूरी पढ़ूंगी, उसके बाद फुटनोट पे जाऊंगी। गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना अभी पिछले साल की है। कविथा के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए न भेजें। और एक तरफ फूले दंपत्ति थे जिनकी पूरी कोशिश ये थी कि समाज के उत्थान के लिए लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कविथा के अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने एक नागरिक अधिकार का उपभोग करने की हिम्मत दिखाने के कारण क्या क्या भोगना पड़ा ये सबको पता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों की स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी लाने लगी। अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्होंने इस बेअदबी के लिए अछूत औरतों पर हमला कर दिया। तो अब ये कविता वाली गांव की घटना क्या है, इसको मैं पूरा पढ़ रही हूँ, लंबा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। यह है गुजरात से और सरदार पटेल, जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जिन सरदार पटेल की लगा रखी है, उनका चारित्रिक, उनका व्यक्तित्व कैसा था, चरित्र कैसा था, इसका भी यहाँ पर
उल्लेख है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बॉम्बे की सरकार के अगस्त 1935 के आदेशों के अनुसार अस्पृश्य विद्यार्थियों को भी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। इसी आदेश के अनुपालन में कविता गांव के अस्पृश्यों ने अपने 4 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया, जिसके चलते उनके ऊपर शारीरिक हमले हुए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अस्पृश्य लोग हरिजन सेवक संघ के पास मदद के लिए गए। हरिजन सेवक संघ, जिसे गांधी चलाते थे, इसकी स्थापना गांधी ने करी थी। क्यों करी थी, ये हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, और जो प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें गिवन था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अस्पृश्यों द्वारा कानून का सहारा लेने की कोशिश का विरोध किया और उन्हें अपना आरोप वापस लेने के लिए बाध्य किया। अंबेडकर जब इस घटना को याद करते हैं तब अपने शब्दों में प्रकट होने वाले तीखेपन को रोक नहीं पाते। कविता गांव के उच्च वर्गीय हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों के खिलाफ की जाने वाली ये क्रूरता और उत्पीड़न को जानने के बावजूद श्रीमान गांधी अस्पृश्यों को ये सुझाव देते हैं कि वे गांव छोड़ दें। बजाय कोई समस्या का हल निकालने के ये हल निकाला है कि आप गांव ही छोड़ दीजिए तो समस्या ही नहीं रहेगी, गांव नहीं रहेगा तो समस्या भी नहीं रहेगी। वह ये भी सुझाव नहीं देते हैं कि अस्पृश्यों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को अदालत के कानून के सामने पेश किया जाए। गांधी के अनुयायी श्रीमान वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका इस मामले में निभाई वह तो और भी भद्दी है। वे उच्च जातियों को यह समझाने कविता गांव तक गए कि वे अस्पृश्यों को न सताएं, लेकिन उन्होंने उनको सुनने का मौका तक नहीं दिया। फिर भी वे आदमी अस्पृश्यों के इस कदम का विरोध करता है कि वे इस विरोध के बावजूद आरोप दर्ज कराया कि उच्च जातियों के खिलाफ की गई कंप्लेंट सही बात नहीं है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, लेकिन उन्हें बाध्य किया गया कि वे उच्च जातियों के हिंदुओं के खिलाफ अपना आरोप वापस ले लें। इसके बदले में इस बात पर आपसी सुलह समझौते का इस तरह का दिखावा किया गया कि उच्च जातियां अस्पृश्यों को सताएंगी नहीं। यह बात लिखित तौर पर दी गई थी, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जिसे अस्पृश्य कभी लागू नहीं करा सके। इसके परिणाम स्वरूप अस्पृश्य भुगतते रहे और उनके ऊपर अत्याचार करने वाले हिंदू श्रीमान गांधी के मित्र श्रीमान वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से बच निकले। एनिलिएशन ऑफ कास्ट, द एनोटेटेड क्रिटिकल एडिशन, संपादक एस आनंद से अनुवादित। तो ये थी वो सारी घटना और उसके पीछे किस तरीके से काम किया। हरिजन सेवक संघ बनाने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की गई। 2.12 ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जयपुर रियासत के चकवारा गांव में हुए एक ताज़ा घटना की रिपोर्ट सामने आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने मेहमानों को शानदार भोज देना चाहता था, सो कुछ व्यंजनों में घी पड़ा था। बेचारे अछूत मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंच गए, उनका भोजन खराब कर दिया और अछूतों की पिटाई करने लगे, जो अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग चले। अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अछूत मेज़बान इतना धृष्ट था कि घी का बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेहमान इतने मूर्ख थे कि घी का स्वाद चख रहे थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज़ है, लेकिन यह बात किसी के दिमाग में नहीं आ सकती कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है, विद इन ब्रैकेट, जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्हें यह सोचना सही लगा कि स्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उसका अपमान किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि यह उनकी चीज़ नहीं हो सकती, ये तो हिंदुओं की इज्जत की चीज़ है। और यही सोचकर उन्होंने दलितों से बदला लिया।
इसका अर्थ यह है कि किसी अस्पृश्य के पास साधन हो तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की अवज्ञा होगी। 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की घटना। तो इसका खुद ही रेफरेंस दे रहे हैं कि घटना कब की है। अब फुटनोट में जान लेते हैं इसके पीछे के दिलचस्प फैक्ट्स। चकवारा में अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। यहाँ के दलित परिवारों के लिए अब घी खाना जायके से ज़्यादा सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। बिना घी के लोग न खाना खाते हैं और न ही कोई आयोजन करते हैं, क्योंकि घी खाने के चलते ही अप्रैल 1936 में सवर्णों ने उनके भोज पर हमला बोल दिया था। हालांकि 2001 में इस गांव की एक घटना ने दलितों के संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत किया। 2001 में इस गांव के जाटों और ब्राह्मणों की प्रभुत्व वाली पंचायत ने 2 दलित युवकों पर सार्वजनिक तालाब में नहाने पर 50,000 रुपये का दंड दिया। उसी दौरान राजस्थान के कई अन्य इलाकों से खबरें आती थीं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। ये तो आज 2022 में भी यही हालत है, या मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया गया। इस तरह की घटनाओं ने पूरे राजस्थान के दलितों को झकझोर दिया। अतः इसके विरोध में राजस्थान में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दलित समुदायों के लोगों की मांग थी कि सभी मंदिरों में उन्हें बेरोक टोक प्रवेश करने दिया जाए और वहाँ के तालाब में भी नहाने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी और उसके 1 साल बाद चकवारा गांव में 17 सवर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यदि आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो प्रतिरोध कैसे कर पाएंगे, अपनी स्थिति में बदलाव कैसे लाएंगे? यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, आपकी हैसियत अच्छी भी है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का बचा हुआ जितना भी पोर्शन है उसे हम कल के एपिसोड में कवर करेंगे। तो तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फुटनोट्स के को मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक बार मुझे ये भी बताइएगा, जिससे कि मैं इसको पढ़ने का या समझाने का स्टाइल थोड़ा बदलने की कोशिश कर सकूं, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना ही है, इसकी रफ रीडिंग करना नहीं है। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।